हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यानी आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का क्लास है ज्योमेट्री का, यानी रेखा गणित का। ज्योमेट्री जिसे हम ज्यामिति या रेखा गणित कहते हैं। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, यानी बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन होती है कि ज्यामिति की शुरुआत कहाँ से करें। तो हम लोग इस क्लास में जो कवर करने वाले हैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। पहले हम क्या कवर करने वाले हैं इसे देखते हैं। सबसे पहले हम बिंदु को समझेंगे, उसके बाद हम लाइन यानी रेखा को समझेंगे। रेखा कितने प्रकार के होते हैं, यानी इस रेखा में समांतर रेखा, त्रियक रेखा को भी समझेंगे। रेखा के बाद हम रेखा खंड को समझेंगे, यानी रेखा के अलावा कोई रेखा खंड भी होता है क्या, वो समझेंगे। रेखा और रेखा खंड में अंतर क्या होता है, यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी समझेंगे। इसके बाद हम किरण को समझेंगे। किरण यानी रे, उसे भी समझेंगे डेफिनेशन के साथ। कोण को समझेंगे, यानी एंगल। एंगल किसे कहते हैं, एंगल क्या है, एंगल रेखा से बनते हैं या किरण से बनते हैं या लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड से बनते हैं, इसे भी समझेंगे। उसके बाद हम इस एंगल के टाइप्स समझेंगे, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझेंगे। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आज का क्लास ज्योमेट्री में कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, यानी आप लोग इन सारी चीज को इस क्लास में ही समझने वाले हैं। तो अच्छे ढंग से समझने के लिए प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। हम पहले समझते हैं पॉइंट, यानी पहले हम बिंदु को समझेंगे। बिंदु क्या होते हैं, बिंदु का इंग्लिश पॉइंट होता है। तो इसका डेफिनेशन यहाँ हम लिख दिए हैं, चाहे तो आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। बिना आकृति या आकार वाले संकेतिक चिन्ह को बिंदु कहते हैं, जैसे कि ये पॉइंट। इसे आप लोग क्या कहिएगा, अगर ऐसे आपको चिन्ह दिखाया जाए, पूछे कि यह क्या है, तो आप कहते हैं बिंदु है। तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें कोई आकृति है क्या, कोई आकार है क्या, नहीं है। तो ये क्या है, बिंदु है। आप लोग पढ़े होंगे बिंदु का परिभाषा, जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, न लेंथ होता है, न ब्रेथ होता है, न थिकनेस होता है। वो क्या कहलाता है, वो हमारा पॉइंट कहलाता है। समझ रहे होंगे आप लोग कि ना इस बिंदु में लंबाई यानी लेंथ होती है, न ब्रेथ होती है, न थिकनेस होती है। ये क्या है, बिंदु है। या फिर बिंदु का डेफिनेशन इस प्रकार भी आप लोग समझ सकते हैं कि जीरो रेडियस, यानी इस बिंदु में कोई रेडियस नहीं होता है। जीरो रेडियस वाले वृत्त को, यानी आप इसे भी बिंदु कह सकते हैं, इसे भी बिंदु ही कह सकते हैं। इससे बड़ा अगर बना दिया जाए, सॉरी, इसे बड़ा बना दिया जाए, इसे भी आप बिंदु ही कहेंगे, इसे भी आप बिंदु ही कहेंगे। और बहुत सूक्ष्म यानी बहुत छोटा सिर्फ एक पॉइंट अगर दे दिया जाए, उसे भी आप बिंदु ही कहेंगे। तो बिंदु वह है, वह वृत्त है जिसमें जीरो रेडियस यानी जीरो त्रिज्या होते हैं। यानी कि अगर हम सर्कल यानी वृत्त को देखते हैं, इसमें रेडियस होते हैं ना, इसमें त्रिज्या होते हैं, बट पॉइंट में जीरो रेडियस यानी कोई भी त्रिज्या नहीं होती है। साधारण शब्दों में समझिए कि न चौड़ाई, न लंबाई, न मोटाई हो, वह हमारा बिंदु है, यानी वह हमारा पॉइंट है। आप आकाश में एक तारा को देखिए, यानी कि वन स्टार, यानी एक तारा को देखिए, वो क्या है, पॉइंट के रूप में दिखता है। या फिर अपने पेन का नोक, वो एक क्या है, बिंदु है। या फिर कैंची का नोक देखिए, वो क्या है, बिंदु के आकार का है ना। पेंसिल का नोक बिंदु के आकार का है। तो ये सब हमारा बिंदु है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि पॉइंट यानी बिंदु क्या है। बिंदु का डेफिनेशन भी यहाँ लिख दिए हैं, और एक और अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं, या त्रिज्या का इंग्लिश रेडियस। जीरो रेडियस वाले सर्कल को हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। तो इतना तो आप समझ सकते हैं या समझ गए होंगे।
आगे हम बढ़ते हैं, यानी बिंदु के बाद हम लोग का क्या था, लाइन। यानी हम लोग अभी लाइन को समझेंगे कि लाइन क्या है। रेखा का डेफिनेशन यहाँ हम लिख दिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके कारण वीडियो को पॉज करके हमें बोर्ड पे लिखना पड़ता है, तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी। तो यहाँ आप देखिए कि रेखा यानी लाइन किसे कहते हैं। रेखा को इंग्लिश में हम लोग लाइन कहते हैं, ठीक है। तो कहता है अनंत बिंदु। अभी आप समझे बिंदु क्या है, तो बिंदु ये है, ये बिंदु है। तो अनंत बिंदु यानी इनफाइनाइट पॉइंट अगर मिल जाए, इनफाइनाइट पॉइंट अगर मिल जाए तो क्या बनता है, सभी पॉइंट को अगर मिला दिया जाए। डेफिनेशन एक बार आप लोग पढ़िए, लिखा हुआ है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। आप देखिए कि बहुत सारा पॉइंट अगर हम बना दें और उन सभी को मिला दे, इस पॉइंट को अगर हम मिला दें तो हमारा एक आकृति तैयार हो रहा है, हमारा एक आकृति तैयार हो रहा है। और इस आकृति को हम लोग रेखा कहते हैं। और रेखा में दोनों तरफ से एरो यानी तीर का निशान लगा हुआ होता है। तो ये तीर का निशान हमें ये दर्शा रहा है कि रेखा का कोई स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंड पॉइंट नहीं होता है। तो रेखा को हम चाहे जहां तक बढ़ा सकते हैं, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है ना। तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा अनंत बिंदु से मिलकर बनी होती है। यानी अगर मान लीजिए बहुत सारा पॉइंट अगर यहाँ हो और सभी पॉइंट को मिला दिया जाए, तो एक आकृति तैयार होगी। इस आकृति का नाम हम लोग रेखा देते हैं, यानी इस आकृति को लाइन कहते हैं। आप लोग लाइन बोलते हैं ना, अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है तो आप लोग तुरंत कहिएगा लाइन है, एक लाइन है। तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनने वाली आकृति को लाइन कहते हैं। विशेष जानने वाली बात तो यह है कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब ना लेफ्ट साइड में इसका पॉइंट होता है यानी खत्म होगी, ना राइट साइड में खत्म होगी। चाहे इधर भी हम जितना बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो रेखा क्या है आप लोग समझ रहे होंगे, पॉइंट क्या है वो भी समझ ही गए होंगे। अब हम समझते हैं रेखा कितने प्रकार की होती है। आप लोग जब क्लास 4th या 5 में होंगे तो आप लोग सीखे होंगे कि रेखा 2 प्रकार की होते हैं, सरल रेखा, वक्र रेखा। सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग उससे कुछ ज्यादा जानने वाले हैं। तो सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं और इसी में अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, कर्व लाइन यानी वक्र रेखा कहते हैं। स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा या सीधी रेखा कहते हैं। ये तो आप लोग सब जानते होंगे, बहुत बेसिक सी बात है। अब हम इसमें समझेंगे कि रेखा के प्रकार और भी कोई हैं क्या। हाँ हैं। सरल रेखा और वक्र रेखा के अलावा इस क्लास में हम लोग 3 और रेखा के बारे में जानेंगे, यानी कि समांतर रेखा जिसको पैरेलल लाइन कहते हैं, तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्जल लाइन और संगामी या प्रतिच्छेदी रेखा यानी कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, तो इन तीनों लाइन को हम अभी बारी बारी से चित्र के साथ समझते हैं। समांतर रेखा, पहले हम ये जानेंगे कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखा को देखिए, कोई 2 रेखा तो आप लोग जान गए, रेखा का शेप आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि कैसा होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है यानी कि सीधी रेखा है। ठीक है, तो 2 लाइन मान लीजिए कि ये रेखा का नाम पहले हम दे देते हैं ए और ये रेखा बी और इसका नाम सी और इसका नाम डी। इस चित्र से समझिए, यहाँ ए बी एक रेखा है और सी डी एक रेखा है और इस दोनों रेखा के बीच की यहाँ देखिए, इन दोनों रेखा के बीच की दूरी यहाँ भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर।
तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। और ये देखिए ये दोनों रेखा आपस में जब कभी कटेगी नहीं, यानी ये दोनों रेखा, इसको चाहे हम इधर जितना भी बढ़ा लें और इसको भी इतना इधर कहीं बढ़ा दें, चाहे इसको इधर बढ़ा दें और इधर बढ़ा दें, ये कभी क्या होगा, कटेगा नहीं, आपस में कटेगा नहीं। तो इन दोनों लाइन को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। जो दो रेखा कभी आपस में कटती नहीं है उस रेखा को क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। या फिर जब दो पैरेलल लाइन के बीच में समान अंश का कोण बने, यानी यहां भी कोण बनेगा तो वो 50 डिग्री का बनेगा, या फिर ऐसे समझिए कि 90 डिग्री का कोण यहां भी बनेगा और यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस दोनों रेखा को जब समान अंश का, दो रेखाओं के बीच समान अंश समझ रहे हैं, यानी डिग्री, समान अंश का कोण बने, तो ऐसे दोनों लाइन को हम समांतर रेखा या पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे। यानी ये दोनों रेखा चाहे जितना भी इसको बढ़ा लेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कभी भी काटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे लाइन को क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। अब हम समझेंगे कि तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्जल लाइन किसे कहते हैं। ट्रांसवर्जल लाइन जब दो समांतर रेखा जब कोई दो समांतर रेखा को कोई एक रेखा काटे तो इसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। ये भी समांतर रेखा को ऐसे डिनोट किया जाता है, इस तरह से डिनोट किया जाता है समांतर रेखा का। अगर किसी दो लाइन में इस तरह का चिन्ह आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, यानी समांतर है। दोनों लाइन, इन दोनों के बीच में चाहे जहां तक अगर हम मापेंगे क्या होगा, समान दूरी मिलेगा। यहां भी अगर यहाँ 5 मिलेगा तो यहाँ भी इसकी भी दूरी यहाँ 5 ही मिलेगा, इससे आगे भी बढ़ाएंगे इससे तो 5 ही मिलेगा। तो ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो किसी दो समांतर रेखा को अगर तीसरी कोई रेखा इंटरसेक्ट करे यानी काटे तो वो क्या होता है, उस रेखा को ट्रांसवर्जल लाइन यानी त्रियक रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहेंगे, त्रियक रेखा कहते हैं। अब कहता है संगामी या प्रतिच्छेदी रेखा यानी कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं। कॉन्करेंट लाइन का डेफिनेशन आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब किसी एक पॉइंट से एक बिंदु से बहुत सारी रेखा गुजरती हो और सभी रेखा एक ही जगह आपस में सभी रेखा का मिलन होता है, तो ऐसी रेखा कॉन्करेंट लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। फिर से समझिए हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ये ऐसे समझिए कि जब किसी एक बिंदु से, क्या बोले, जब किसी एक बिंदु से दो या दो से अधिक, यहाँ देखिए, जब किसी एक बिंदु से दो या दो से अधिक रेखा गुजरती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काट रही है ना, यहाँ प्रतिच्छेद कर रही, तो ऐसी रेखा संगामी या प्रतिच्छेदी यानी कॉन्करेंट लाइन कहलाती है। और ये जो पॉइंट है जहां पे सभी रेखा गुजर रही है, जहां से सभी रेखा गुजर रही है, यहां देखिए इस पॉइंट से इधर से भी रेखा आई, इधर से भी रेखा आई, इधर से भी रेखा गई, और फिर यहाँ चाहे बहुत सारी, एक लाइन से, एक बिंदु से बहुत सारी रेखा गुजर सकती है। अब एक पॉइंट याद रखने वाली है कि एक बिंदु से बहुत सारी रेखा गुजर सकती है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, चाहे इसके बीच में हम यहाँ से भी रेखा फिर गुजर जाएगा, यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी, लेकिन किसी दो बिंदु से, याद रखने वाली बात यह है कि किसी दो बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा गुजर सकती है। समझिए, यहाँ किसी दो बिंदु से कोई एक ही रेखा गुजर सकती है। कैसे? अभी एक बिंदु से बहुत सारी अनंत इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है।
इस चित्र में ये गौर कीजिए कि इन सभी रेखाओं का एक जगह मिलन कहाँ हो रहा है। तो मिलन ना यहाँ हो रहा है ना यहाँ, चारों बगल कहीं नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है? बीच में। सभी रेखा जो है बीच में मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं या फिर प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। और इन सभी रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा या फिर संगामी रेखा कहते हैं। संगामी रेखा का डेफिनेशन, जब एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखा गुजरती है तो उन रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग। और आप लोग एक बार और ध्यान दीजिए, समांतर रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखा के बीच की दूरी समान हो तो उन दोनों रेखा को क्या कहेंगे? समांतर रेखा। ट्रांसवर्जल लाइन यानी त्रियक रेखा किसे कहेंगे? जब दो समांतर रेखा, क्या बोले? जब दो समांतर रेखा, समांतर रेखा को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे एरो का चिन्ह लगा हुआ होता है दोनों में, ठीक है। ऐसा ऐसा अगर दिखे, अगर थोड़ा सा अगर मान लीजिए टेढ़ा भी हो लाइन, तो उसे हम मैनेज कर सकते हैं इस चिन्ह को लेके, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा इस चिन्ह को देखकर कि ये दोनों रेखा जो है क्या है? पैरेलल है यानी समानांतर है। तो जब दो समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा काटे तो क्या होगा? इस रेखा को हम क्या कहेंगे? त्रियक रेखा यानी ट्रांसवर्जल लाइन कहेंगे। संगामी या प्रतिच्छेदी रेखा, जब किसी एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखा गुजरती है तो उस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, क्योंकि कहीं एक पॉइंट पर सभी रेखा, एक ही पॉइंट से सभी रेखा गुजर रही है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकते हैं, लेकिन किसी दो पॉइंट से कोई एक ही रेखा गुजर सकती है। समझिए यहाँ कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है, यानी कि अगर हम एक पॉइंट से इस लाइन को इधर से उधर ले जाएं तो ले जा सकते हैं, फिर इस पॉइंट से हम फिर इधर से इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से एक और लाइन ले जा सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से एक और लाइन ले जा सकते हैं, एक और लाइन ले जा सकते हैं, यानी जितने हमें जरूरत होगी उतनी लाइन ले जा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब एक पॉइंट से इनफाइनाइट यानी कि अनंत रेखा गुजर सकती है, लेकिन किसी दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन गुजरेगी। कहिए कैसे? यहां देखिए, एक पॉइंट से बहुत सारी रेखा गुजर गई, बट दो पॉइंट से सिर्फ एक ही रेखा गुजर सकती है। चाहे वो पॉइंट वर्टिकल ऐसा रहे तो भी देखिए आप, इस तरह से एक ही लाइन गुजर सकती है। दोनों लाइन को काटते हुए कोई एक ही रेखा जा सकती है। देखिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी एक बिंदु से बहुत सारी रेखा गुजर सकती है, और जब एक बिंदु से बहुत सारी रेखा गुजरेगी तो उन रेखा को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी यानी कॉन्करेंट लाइन कहेंगे। संगामी रेखा यही तो है। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट कहेंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहेंगे, ठीक है। यानी कि बहुत सारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इधर से गुजर रही है, तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। और लाइन क्या है? कॉन्करेंट लाइन हुआ, यानी प्रतिच्छेदी रेखा यही है, ठीक है। तो आप लोग अभी सीखें कि रेखा किसे कहते हैं, रेखा के कितने प्रकार हैं, यानी कौन कौन सी रेखा हम क्लास 8th, 9th, 10th में पढ़ने वाले हैं। यानी इन सभी रेखा की हमें जरूरत होगी। तो आप लोग अभी समझ रहे होंगे रेखा के प्रकार कितने हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि रेखा खंड यानी लाइन सेगमेंट क्या है। अब हम लाइन को समझ गए, लाइन के प्रकार समझ गए, यानी सरल रेखा, वक्र रेखा, संगामी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, और क्या समझे? त्रियक रेखा, समांतर रेखा। ये सभी रेखा को समझ गए कि रेखा के इतने प्रकार हैं। अब हम समझते हैं रेखा खंड क्या है।
यानी लाइन को समझने के बाद लाइन सेगमेंट को समझना जरूरी क्यों है, या फिर इसके बाद समझेंगे कि लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है। तो लाइन सेगमेंट का यहाँ डेफिनेशन हम लिख दिए हैं, चाहे तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और अभी आप लोग यहाँ से पढ़िए कि लाइन सेगमेंट क्या है। हम लिखे हैं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने वाली एक निश्चित आकृति को रेखा यानी लाइन का डेफिनेशन में क्या समझा है, इसका कोई निश्चित माप नहीं होता है, यानी इनफाइनाइट तक लाइन जो होती है इनफाइनाइट तक जा सकती है, इसका कोई माप नहीं होता है ना, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं होता है। लेकिन रेखाखंड का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होता है। समझिए कैसे, अगर आपसे बोले कि 5 सेंटीमीटर का आप एक लाइन खींचिए, आप एक 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचिए, तो आप क्या करिएगा, उस लाइन के एक छोर का नाम दीजिएगा ए और दूसरे छोर का नाम दीजिएगा बी, और ये जो होगा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। तो ये एक निश्चित माप हुआ, इसको हम माप सकते हैं, है ना, इसको हम माप सकते हैं। लेकिन रेखा में अभी आप लोग क्या पढ़े हैं, रेखा का यानी लाइन का कोई ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई क्या होता है, एंड पॉइंट, यानी जहां हम खत्म करेंगे वो पॉइंट होता है। अगर जब हम किसी माप का रेखा खींचते हैं यानी ड्रॉ करते हैं, तब वो रेखा नहीं, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट होता है। यानी किसी माप का अगर हम रेखा तैयार करते हैं तो उसे लाइन रेखा नहीं कहते हैं, उसे हम रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो आप लोग का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर क्या है। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए कि लाइन इस तरह का, लाइन सेगमेंट इस तरह का होता है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है, यानी ए से लेके बी तक ही हमें जाना था। आप लोग अगर रेखाखंड खींचिएगा 5 सेंटीमीटर का, तो आप लोग स्केल की हेल्प लेके एक 5 सेंटीमीटर का आप रेखाखंड खींच सकते हैं, रेखा नहीं। ठीक है, क्योंकि जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट हो वो क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन हम यहाँ लिखे हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने वाली निश्चित आकृति को, क्या ये आकृति निश्चित है, हमें पता था कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, रेखा नहीं। रेखा क्यों नहीं, क्योंकि रेखा का तो कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सिर्फ हम लोग ये समझते हैं कि रेखा अनंत तक, इनफाइनाइट तक जा सकती है, यानी लेफ्ट में भी जितना बढ़ा दें और राइट में भी जितना बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब किसी निश्चित माप का कोई आकृति तैयार करते हैं रेखा की तरह, तो वो लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड कहलाती है। समझ रहे होंगे। और रेखाखंड को अगर हमें पूछे कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो ए बी पर बार लगाकर यानी रेकरिंग लगाकर इसे हम डिनोट करते हैं, है ना, ये बार लगाकर इसे हम डिनोट करते हैं। तो आप लोग निश्चित ही समझ रहे होंगे कि लाइन क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर बोले थे कि हम समझाएंगे, तो आप लोग इन दोनों में अंतर भी बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि रेखाखंड के बाद रे यानी किरण क्या है। रे का डेफिनेशन यानी किरण की परिभाषा हम यहाँ लिख दिए हैं। अभी आप लोग समझिएगा कि किरण क्या है। एक बार डेफिनेशन पढ़िए, कहता है किरण रेखा का वह भाग है, ये जो किरण है रेखा का ही एक भाग है, जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होती है ना, जिसके कोई प्रारंभिक बिंदु होती है। आप कहिए क्या, मान लीजिए इस पॉइंट से
इस पॉइंट से किरण गुजर रही है और जाएगी कहाँ, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, यानी एक छोर में ये बढ़ते जाएगा। आप किरण को इस तरह से समझ सकते हैं, सनलाइट यानी सूर्य की किरण, तो सूर्य उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से क्या हो रही है, किरण निकल रही है। सूर्य क्या है, सूर्य से किरण निकल रही है, तो वो उसका सूर्य जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और निकल रही है, यानी बहुत दूर तक जा सकती है। आप अपने घर में बल्ब लगा हुआ देखे होंगे, उस बल्ब से जो किरण यानी रोशनी निकलती है, तो बल्ब उसका क्या है, वहां स्टार्टिंग पॉइंट कहिए या फिर एंड पॉइंट कहिए, वहां से किरण निकल रही है और कहां तक जाएगी, जहां तक जा सकती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो किरण का एक तरफ जो होता है वो क्या है, लिमिट में है, यानी कोई प्रारंभिक या फिर प्रारंभिक बिंदु नहीं या फिर अंत बिंदु भी कहिए, लेकिन एक तरफ वो क्या है, अनंत तक जा सकती है ना, एक तरफ वो अनंत तक जा सकती है। तो किरण क्या है, किरण रेखा का वह भाग है जिसका कोई एक प्रारंभिक बिंदु होती है। साधारण सी परिभाषा, सूर्य की किरण, किसी ट्यूबलाइट की किरण, है ना, ये सब क्या है, इसका उदाहरण है। आप लोग अपने माइंड में सोचिएगा कि सूर्य से किरण जो निकलती है, तो सूर्य उसका ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट है। किसी ट्यूबलाइट से जो रोशनी निकलती है, तो वो ट्यूबलाइट क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो किरण को हम इसी तरह समझ सकते हैं कि किरण का एक छोर जो होता है लिमिट में, पॉइंट में होता है, और दूसरी छोर रेखा में ऐसा नहीं होता है। रेखा में दोनों छोर को हम जितना बढ़ा सके, लेकिन किरण का कोई एक छोर ही अनिश्चित होता है और एक छोर जो होता है वो निश्चित होता है ना। तो हम लोग समझ रहे हैं कि एक छोर अगर कोई एक ऐसा लाइन दिखे जिसके एक और एरो का निशान दिखे, तो आप लोग उसे रेखा नहीं, उसे आप लोग किरण कह सकते हैं। यानी वो रेखा नहीं, ना रेखा खंड होगा, वो एक किरण होगा। जिस लाइन में एक तरफ एरो का चिन्ह यानी तीर का निशान लगा हुआ दिखेगा आप लोगों को, तो वो लाइन, उस लाइन को हम रे कहेंगे, यानी किरण कह सकते हैं। आप लोग निश्चित ही समझ रहे होंगे कि रेखा क्या है, रेखा खंड क्या है और किरण क्या है, ठीक है। अब किरण से मिलके, दो किरण से एक किरण तो किरण है और एक और किरण मिला देंगे तो उसी से एंगल बनेगा, एंगल यानी कोण बनेगा। तो पहले हम कोण को लिख लेते हैं। का डेफिनेशन यानी एंगल किसे कहते हैं, यहाँ बोर्ड पे हम लिख दिए हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए वीडियो को पॉज करके हमें लिखना पड़ता है, और अभी आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये डेफिनेशन आप लोगों का क्या कह रहा है। एक बार डेफिनेशन को यानी परिभाषा को पढ़िए। कहता है जब दो किरण या सरल रेखा, किरण कहिए या फिर सरल रेखा से भी समझ सकते हैं, सरल रेखा किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उस बिंदु पर एक झुकाव बनता है जिसे कोण कहते हैं। समझिए, किरण से समझिए, बिंदु से आप किरण को समझ रहे हैं कि किसी एक पॉइंट रहेगा, या फिर उसे स्टार्टिंग पॉइंट कहिए या फिर उसे एंड पॉइंट कहिए, ठीक है, और एक और एरो लगा हुआ रहेगा, तो ये क्या है, किरण है। जब दो किरण किसी एक बिंदु पर, तो यहाँ एक बिंदु पर दोनों किरण कहाँ मिल रही है, ये किरण और ये किरण। ऐसा समझिए कि कोई दो किरण यानी कोई ये एक किरण ये और एक किरण ये, दोनों किस पॉइंट पर, एक बिंदु पर जब आकर मिलती है ना, मिलती है, तो उस बिंदु पर एक झुकाव होता है। देखिए दो किरण जब मिल रही है तो इस बिंदु पर एक झुकाव हो रहा है और उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो जहां झुकाव हो रहा है ना, इसे हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। इसका कोई भी मान हो सकता है, यानी कोण के प्रकार जब हम समझाएंगे तब आप समझिएगा कि इस कोण का माप क्या होगा, यानी इसे जो मेजर करेंगे, मापेंगे, तो इसका कितना आएगा मेजर करने के बाद, वो आपका आगे हम जब कोण के प्रकार समझाएंगे उसमें समझ में आएगा। तो अभी आप ये समझिए कि दो किरणों से जब दो किरण आपस में किसी एक बिंदु पर मिलती है,
और उस मिलन के कारण जब कोई झुकाव होता है तो उस झुकाव को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक कोण बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, कोण बनता है, इसे ही कोण कहते हैं। समझ रहे होंगे कि जब दो किरण एक बिंदु आपस में मिलती है, किस पे, किसी एक पॉइंट पर, तो उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण समझ गए होंगे। और इस दोनों किरण को हम क्या कहेंगे, ये किरण और ये किरण को क्या कहेंगे, ये कोण का आर्म कह सकते हैं या फिर भुजा कह सकते हैं, जिसे हम भुजा कहते हैं। इन दोनों, मान लीजिए इसका नाम हम ए दिए, तो इस कोण का भुजा कौन हुआ, ए और बी हुआ। यानी ए भुजा और बी भुजा मिलकर एक कोण बना, जिस कोण का मान थीटा। थीटा या अल्फा से आप लोग डरिएगा नहीं। यानी कि जैसे हम अलजेब्रा में, बीजगणित में, जहां पे अननोन क्वांटिटी रहती थी, तो वहां हम क्या करते थे, एक्स वाई जेड वेरिएबल देते थे ना। अलजेब्रा में क्या करते थे, अननोन क्वांटिटी को दर्शाने के लिए एक्स वाई जेड देते थे। इसी तरह यहाँ पे किसी कोण का मान दर्शाने के लिए, जो अभी हमें मालूम नहीं है, तो अननोन है मान, तो उसे हम अल्फा या बीटा से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो आप इसे इसे देख के, थीटा को देख के आप लोग डरिएगा नहीं। यानी यहाँ हमें मान नहीं मालूम है कोण का, सिर्फ हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि दो किरण से मिलकर कोण का निर्माण होता है। तो कोण का मान कुछ भी हो सकता है, यानी अभी अननोन है, इसलिए हम यहाँ थीटा मान दे दिए। ठीक है, तो आप लोग थीटा को देख के डरना नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ कैसे कोण बना, दो किरण से मिलके एक कोण तैयार हुआ, जो कोण कोई भी कोण हो सकता है। ठीक है, तो कोण समझ गए होंगे। कोण, इस कोण का ये जो किरण है, इस किरण को क्या कहेंगे, कोण की भुजा कहेंगे, कोण की भुजा कहेंगे। यानी ए बी दोनों भुजा है। इसे समझ गए हैं आप लोग कि ये ए और बी कोण की भुजा है, और ये है कोण का मान, जिसे यहाँ पर मान लीजिए 90 डिग्री का कोण बनाना होता तो थीटा के जगह हम क्या देते, 90 डिग्री देते। 30 डिग्री का कोण बनाना होता तो हम इस थीटा के जगह 30 डिग्री देते। तो अननोन है, यानी थीटा अभी मालूम नहीं है हमें, तो हम यहाँ थीटा दे दिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दो किरण से मिलके एक कोण का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं। शायद आप लोग जानते होंगे, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, है ना, बहुत सारे कोण है। तो उस कोण को अभी हम समझेंगे कि कैसे बारी बारी से, ताकि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे ढंग से आए। देखिए, कोण कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य नॉर्मल भाषा में अगर समझे तो 6 प्रकार के। तो देखिए, लेकिन पहले हम अभी 6 कोण को समझेंगे। एक न्यून कोण, कंप्लीट एंगल कहते हैं। आप लोग पहले इसे समझिए कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण तो और भी है, और भी कोण है, लेकिन पहले हम इतना समझ लेंगे, उसके बाद आगे समझेंगे कि आगे और कौन कौन कोण है। नॉर्मल अगर जिन बच्चों को नहीं आता होगा, यानी कुछ नहीं जानते होंगे, वो यहाँ से कोण को समझेंगे। कोण का डेफिनेशन पहले आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए, कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल या ऋजु कोण, बृहत कोण, और यहाँ पूर्ण या संपूर्ण कोण भी कहेंगे। यानी कहीं संपूर्ण कोण लिखा हुआ मिलेगा तो आप लोग ये मत समझिएगा कि कोई अलग है, पूर्ण कहिए या फिर संपूर्ण कहिए। लेकिन अगर पूरक मिलेगा तो वो अलग हो जाएगा, पूरक अलग हो जाएगा, पूर्ण अलग है। तो पूर्ण और संपूर्ण एक ही चीज है, लेकिन पूरक और संपूरक अलग अलग चीज है। तो इतना आप लोग डिफरेंस समझ में याद कर लीजिएगा कि पूर्ण और संपूर्ण एक ही चीज है। ठीक है, तो न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं, समकोण को राइट एंगल कहते हैं, अधिक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, सरल या ऋजु कोण को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, बृहत कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, और पूर्ण या संपूर्ण कोण को कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि कोण, अभी 6 कोण को अभी हमें समझना है। हम यहां समझते हैं कि न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या, कम।
उस कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। अगर आपसे हम बोले कि कोई 70 डिग्री का कोण बनाओ तो वो कोण कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। 80 डिग्री का कोण बनाओ तो वो कोण कौन सा होगा? वो कोण न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो न्यून कोण का माप क्या होता है? जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उस कोण को क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहेंगे। कैसे समझिए, अगर कोई कोण इस तरह से झुका हुआ दिखे, इस तरह से झुका हुआ दिखे, यहां आप समझ लीजिए, हम थोड़ा सा राइट एंगल को यहां पे मिटाते हैं, आप यहां समझिए, एक्यूट एंगल को यहां समझिए। अगर कोई ऐसा आपको दिखे तो देखिए यहां छोटा थोड़ा सा बन रहा है कोण, कोण यहां छोटा हुआ, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। मान लीजिए इसका मान कितना हो सकता है? 30 डिग्री हो सकता है, तो ये क्या है? न्यून कोण है। ये क्या है? न्यून कोण है। और मान लीजिए यहाँ 40 डिग्री का मान हो सकता है, वो क्या है? न्यून कोण है। 50 डिग्री का हो सकता है, यानी 90 से कम, 99 भी रहेगा ना, 99 भी रहेगा, सॉरी 89 भी रहेगा, 89 भी रहेगा, तो वो क्या है? न्यून कोण ही होगा, है ना। तो न्यून कोण की माप कितनी होती है? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कोण समकोण। क्या है? समकोण किसे कहते हैं? जिसका माप 90 डिग्री हो। जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, उस कोण को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं, है ना। तो राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं, जो कि एकदम खड़ा हुआ रहेगा ऐसे, तो देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। अगर इस तरह से एकदम सीधा लाइन दिखे तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और ऐसे कोण को हम समकोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री फिक्स हो, उस कोण को हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। लेकिन न्यून कोण का माप फिक्स नहीं होता है, वो 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। सिर्फ इतना समझिए कि 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को न्यून कोण, और एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बने, जैसे सीधी लाइन देख रहे हैं, तो इस सीधी लाइन अगर आपको ऐसा दिखेगा ना, तो आप समझ जाइए एकदम 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? समकोण यानी राइट एंगल कहेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, उस कोण को समकोण कहते हैं। अब समझिए अधिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण, अब 90 डिग्री समकोण कहलाया, तो 90 डिग्री से अधिक कोण हो सकता है, तो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। समझिए यहां इस तरह से झुका हुआ जब था, तब हम कहें कि ये न्यून कोण है। समझिएगा थोड़ा गौर से कि कैसे कोण का क्या है, आप समझिएगा कैसे। मान लीजिए कि हम न्यून कोण आपको समझाए अभी, तो इस तरह से झुका हुआ था ना, तो इसे इस तरह से झुका हुआ था, इस लाइन पर ये जो किरण था, तो ये न्यून कोण हुआ। जब ये सीधा हुआ, थोड़ा सा सीधा हुआ, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाया। समझिए ये जो लाइन है ये थोड़ा ऐसे झुका हुआ था, तो यहाँ क्या था? 90 डिग्री से कम था, तो ये न्यून कोण हो गया, एक्यूट एंगल। जब थोड़ा सा ये लाइन सीधा हुआ, पूरा स्ट्रेट हुआ, तो क्या हुआ? यहाँ पे जो कोण बना ना, वो 90 डिग्री का बना, तो ये 90 डिग्री का कोण बना, तो ये राइट एंगल हो गया। 90 डिग्री से कम बन रहा था तो एक्यूट एंगल था। अब ये किधर जाएगा? ये अब थोड़ा सा और इधर आएगा। देखिए यहां से यहां हुआ तो 90 डिग्री बना। अब ये देखिए यहां पे हम बनाते हैं, देखिए ये जो एंगल है इस तरह से
जहां सीधा था वहां से हल्का ऐसे गया, ठीक है। तो ये कितना बनाया, 90 डिग्री से ज्यादा बना, क्योंकि जब 90 डिग्री में एकदम सीधा था और जब थोड़ा सा इधर भागा, यानी आकार तो थोड़ा बड़ा हुआ। यहां देखिए आकार तो थोड़ा बड़ा हुआ कोण का। जैसे ही इधर झुकेगा तो क्या होगा, कोण जो बनेगा बड़ा बनेगा। तो आप समझिए ऐसे कि अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। क्या बोले, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है 90 डिग्री से अधिक होता है, 180 डिग्री से कम होता है। तो आप लोग देखिए कि जब न्यून कोण के रूप में था तो थोड़ा सा झुका हुआ था, तो कम कोण था, 90 से कम का कोण बन रहा था। जब ये लाइन सीधा हुआ तो ये 90 डिग्री का कोण बनाया। जब सीधा से भी और पीछे झुका तो क्या हुआ, कोण का साइज बढ़ गया। तो क्या हुआ, 90 से ज्यादा का कोण बना, लेकिन अभी तक 180 का नहीं बना है। अभी तक 180 का नहीं बना है, और जब तक 180 का नहीं बनेगा तब तक उसे अधिक कोण कहेंगे। समझ रहे हैं, जब तक ये 180 से कम का रहेगा तब तक इसे क्या कहेंगे, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक, अधिक क्यों है, क्योंकि आप लोग इस फिगर में देखिए कि ये स्ट्रेट से थोड़ा सा इधर झुक गया है, तो इसलिए साइज क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो ऐसे कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है सरल कोण या रिजु कोण। इसे हम इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं, है ना। तो स्ट्रेट एंगल को आप समझिए, जब यहां तक ये आया, यहां पर हम थीटा दे सकते हैं, यहां भी हम थीटा देंगे। क्यों देंगे थीटा, इसलिए देंगे, अभी आप लोग को बताए हैं कि थीटा से आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ अननोन नंबर, यानी हम नहीं जान रहे हैं कि अधिक कोण का माप कितना है। हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि 180 पूरा नहीं हुआ है और 90 से अधिक है, 180 से कम है। ये 178 भी हो सकता है, ये 95 डिग्री का कोण भी हो सकता है, ये 100 डिग्री का कोण भी हो सकता है, ये 120 डिग्री का भी कोण हो सकता है। तो ये सब क्या होगा, ये सब ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण होगा। समझ रहे हैं। अब देखिए, जब ये कोण थोड़ा सा और झुकेगा, जब ये कोण यहां तक झुका तो अधिक कोण बना, जब ये कोण और झुकेगा तो क्या होगा, पूरा सीधा लाइन बनाएगा, है ना। समझिए, यहां जब अधिक कोण थोड़ा सा इधर झुका लेकिन 180 डिग्री तक नहीं आया है, तो जब ये और झुकेगा तो ये 180 डिग्री का बनेगा। देखिए, जब एक सीधी लाइन के तरह पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ऐसे में ये कोण कैसे बनेगा, देखिए ये पूरा कोण बनेगा, ऐसे बनेगा कोण। ठीक है, देखिए ये कोण जो है छोटा दिखा, 90 डिग्री का जब हुआ तो थोड़ा साइज आपको दिखने में भी, यहाँ तो अभी मेजर नहीं किया हुआ है, मापा हुआ नहीं है, बट आपको देखने से भी लग रहा होगा कि न्यून कोण का माप यहाँ देखने में छोटा लग रहा है। फिर थोड़ा सा यहाँ देखिए 90 डिग्री का हुआ तो माप बढ़ा, अधिक कोण में देखिए थोड़ा और बढ़ा, और जब ये लाइन जो है और सीधा हो गया यानी और पीछे गया तो ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा। कहने का मतलब ये जो है रिजु कोण या सरल कोण, ये पूरे 180 डिग्री का होता है। ये पूरे 180 डिग्री का कोण होता है, पूरा स्ट्रेट रहता है यानी सीधा रहता है। जब ये जो झुकाव है ना और गिर जाएगा तो ये पूरा कोण बनाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब ये लाइन जो है ऐसे सीधे हो गया तो ये पूरा लाइन बनाया, ये जो लाइन है ये पूरा गिर गया है, इसमें दो लाइन है। यहाँ ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ एक ही है, नहीं, यहाँ दो रे है, किरण है। ठीक है, इस दो किरण जब ये आप और नीचे झुक गया है तो ये पूरा कोण बनाया है, पूरा कोण बनाया है।
और जब ये पूरा कोण बनाया तो इसका माप 180 डिग्री का हो गया, और जब 180 डिग्री का कोण हो गया तो इसका नाम चेंज हो गया, यानी 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, या फिर इसे ऋजु कोण या इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। समझ रहे होंगे कि कोण कैसे कैसे बढ़ा, यहां तक आप लोगों का क्लियर होगा। न्यून कोण इसे कहते हैं, समकोण इसे कहते हैं, अधिक कोण का देखिए ऐसे होगा, और स्ट्रेट यानी सीधे सरल कोण ऐसे होगा, जिसका माप क्या है 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री है। अगर आपसे हम बोले कि कोई एक 180 डिग्री का कोण बनाइए, या फिर उसको क्या कहिएगा, हम कह रहे हैं आपको सरल कोण बनाने के लिए, इसका क्या माप होगा 180 डिग्री होगा। लेकिन आप अधिक कोण का माप बता सकते हैं, फिक्स माप क्या होगा कि इतना ही होगा, नहीं, वो 172 भी हो सकता है, 180 से 179 भी हो सकता है, सिर्फ 180 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अधिक कोण का माप जो होता है 180 से कम होता है, लेकिन सरल कोण का माप फिक्स कितना होता है 180 डिग्री का होता है, यानी 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। तो आप लोग यहां तक आप लोगों का क्लियर होगा कि कैसे कोण बढ़ते गया है, ठीक है। अब हम आते हैं बृहत कोण, इसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। यहां तक आप लोग समझे। ऑब्ट्यूस एंगल को हम इरेज करना होगा, तो और आप अच्छे ढंग से इस रिफ्लेक्स एंगल को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहां तक तो आप लोग समझ गए हैं। ये क्या था, यहां पे न्यून कोण, ये क्या था समकोण, ये था अधिक कोण, और ये क्या था सरल कोण। अब आएगा बृहत कोण। बृहत कोण, तो बृहत कोण देखिए, जब यहां से यहां तक लाइन पहुंच गया, ये लाइन झुकते झुकते यहां तक पहुंचा, तो अब कहां जाएगा, ये लाइन, एक तो ये नीचे में जो ऐसे लाइन है वो है लाइन बोल रहे हैं, ये रे है, ठीक है। और देखिए ये अब नीचे की ओर हल्का झुकेगा, ठीक है। अब देखिए, अब कोण का साइज जो है ना और बड़ा होगा। देखिए कैसे, हम यहां से पूरा लाइन बनाए थे, 180 हुआ था, 180 हुआ था, ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। और यहां जब आया है तो देखिए क्या कोण का साइज बड़ा हुआ, कोण का साइज बड़ा हुआ है ना, बढ़ा है। इसका मतलब 180 से अधिक, 180 से अधिक गया है। 180 यहीं तक था, सीधे तक था, जब तक ये लाइन स्ट्रेट हुआ तब तक 180 डिग्री का कोण बनाया, और जैसे फिर नीचे की ओर और झुका, देखिए ये जो रे है नीचे की ओर और झुका, तो थोड़ा सा और बड़ा कोण निर्माण हुआ। तो 180 से बड़ा बना, लेकिन 180 से बड़ा बना लेकिन 360 से कम है। तो हम बृहत कोण को इस तरह से समझेंगे कि जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, उस कोण को हम बृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग कि रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, यानी 180 डिग्री से अधिक कोण को। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 180 डिग्री से ज्यादा का कोण बना, वो कोण क्या हो सकता है, 190 डिग्री का कोण होगा, तो वो रिफ्लेक्स एंगल हुआ, है ना। वो 195 हो सकता है ना। यानी ऐसा कहिए कि 180 से अधिक, अगर वो 270 डिग्री का कोण होगा तो वो कौन सा एंगल होगा, बृहत कोण होगा, यानी रिफ्लेक्स एंगल होगा, है ना। 360 से एनी टाइम ये क्या होगा, कम होगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसे हम थीटा से डिनोट करेंगे, है ना, इसे हम थीटा से डिनोट करेंगे, इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। आप लोग बृहत कोण को भी समझ गए होंगे। अगर आप लोग इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो प्लीज लिख लीजिए कि जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम हो, 360 डिग्री से कम हो, उस कोण को हम बृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। यहां तक देखिए, इस कितने 5 कोण को हम लोग समझ गए, कोण कैसे कैसे बढ़ते गया। अब देखिए, अब आता है पूर्ण यानी संपूर्ण कोण। अब जो कोण बनेगा ना वो पूरा पूर्ण हो जाएगा, पूरा पूर्ण हो जाएगा। देखिए यहां तक ये बढ़ा,
तो ये क्या हुआ, इसी पे समझ लीजिए, यहां तक ये बढ़ा तो ये क्या हो गया, 360 से कम का कोण बना। और ये पूरा अगर गोल घूम जाएगा ना तो ये पूरे पूरे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ ये समझिए कि जब जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, तो समझिए ये पूरा पूरा 360 डिग्री का कोण बनाया। कितने का, 360 डिग्री का कोण बनाया। तो ये पूर्ण कोण कहलाता है। 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। यहां से यहां हम छोड़ देते हैं इसको और दूसरा फिर एक और एंगल तैयार करते हैं, यानी जहां से शुरू हुआ फिर वहीं खत्म होगा, तो ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनाएगा। और जब ये 360 डिग्री का कोण बनाएगा, ये पूर्ण यानी संपूर्ण कोण कहलाएगा। 360 डिग्री के कोण को कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण या संपूर्ण कोण कहते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप लोग कोण के प्रकार को बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज वीडियो को बैक कीजिए, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम, न्यून कोण 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, 180 एग्जैक्ट 180 होना चाहिए, उसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है, 180 से अधिक 360 से कम उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स यानी कि बृहत कोण कहेंगे। ठीक है, और जब 180 से अधिक बढ़ेगा तो 360 का कोण बनाएगा, है ना। तो 360 डिग्री का जब कोण बनाएगा तो उस कोण को पूर्ण यानी कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, जब जहां से शुरू होगा और वहीं खत्म होगा तो पूरा पूरा कोण तैयार हो गया, यानी 360 डिग्री का कोण बन गया और उस कोण को हम कंप्लीट एंगल कहेंगे। क्लियर है आप लोगों का। अब इस कोण में, कोण की इस 6 प्रकार को हम लोग समझ गए। अब एक एक कोण का चर्च था, यहाँ क्या था, एक एक कोण का चर्च था। और जब कभी 2 कोण हो तब, तो आप लोग अभी समझिएगा कि जब 2 कोण का चर्च हो तब कैसे होगा। और इसके अलावा भी और भी कोण है तो उसमें 2 कोण का चर्च होगा। यानी देखिए, समद्विभाजक कोण किसे कहते हैं, समझिएगा यहां ध्यान से। किसी एक कोण को, जब किसी एक कोण को, यहां पर देखिए कितने कोण हैं, एक कोण है। यहां कितने कोण हैं, एक कोण है। यहां एक कोण है, मान लीजिए कोई भी कोण है, कितना भी डिग्री का हो सकता है। तो जब किसी एक कोण को कोई एक भुजा 2 बराबर भागों में बांटे, है ना। यहां देखिए, यहां क्या हो गया, एक भुजा और दे दिए तो क्या हो गया, 2 बराबर भाग में बट गया। तो एक कोण को 2 बराबर भुजा में बांटे तो उसे क्या कहते हैं, समद्विभाजक कोण कहते हैं। यानी इस कोण का माप भी जितना होगा थीटा होगा, तो इसका भी मान थीटा होगा। और थीटा तो आप जान रहे हैं कि अननोन क्वांटिटी को जानने के लिए हम यहाँ थीटा से दर्शाते हैं यानी डिनोट करते हैं। तो ये जो है, किसी एक कोण को अगर कोई एक भुजा 2 बराबर भागों में काटे, 2 बराबर भागों में काटे नहीं बांटे, तब वो कोण क्या है, समद्विभाजक कोण कहलाता है। तो समद्विभाजक समझ गए, यानी कि दोनों कोण का माप। यानी फिर एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। जब किसी एक कोण को यहां एक कोण बन रहा है, ठीक है, जब कोई एक और भुजा 2 बराबर भागों में काटे, अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण पहले से था, एक भुजा लग गए और आ गया, यानी 2 बराबर भाग में यहाँ बांट दिया, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण 45 डिग्री में बट गया। यानी पहले ये था इस रूप में, तो 90 डिग्री था पूरा, और जब यहाँ एक भुजा और आ गया तो ये क्या हो गया, इस कोण का माप हो गया, यानी ये हो गया 45 और ये हो गया 45। ठीक है, ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ 60 डिग्री का कोण हो,
60 डिग्री का कोण होगा और एक भुजा दो बराबर भाग में काटेगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 30 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ 30 डिग्री का कोण बनेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे कोण को समद्विभाजक कोण कहते हैं। ऐसे कोण को समद्विभाजक कोण कहते हैं। जब किसी एक कोण को कोई एक भुजा दो बराबर भागों में बांटे तो उस कोण को, यानी इस कोण को और इस कोण को कौन सा कोण कहेंगे? समद्विभाजक, यानी दो बराबर भागों में बटा हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि ये 40 है ये 30 है, नहीं, ये 45 तो ये भी 45, ये 30 तो ये भी 30। क्यों? क्योंकि दो बराबर भागों में बांटा गया है। तो समद्विभाजक को समझ गए होंगे, किसी एक कोण को दो बराबर भागों में बांटना। तो दो कोण का चर्च हुआ, ठीक है। आगे समझिए, अब ऊपर में दिया हुआ है पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण। अब हम समझते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं। जब किसी दो कोण का माप 90 डिग्री का हो, आप लोग अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जब किसी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री का हो तो वैसे कोण को पूरक कोण कहते हैं। समझिए, जब किसी दो कोण कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। जब किसी दो कोण का माप चाहे बराबर नहीं होना चाहिए, अगर बराबर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, बराबर जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक। अगर क्या बोले हैं, जब किसी दो कोण का माप, तो एक कोण ये बना और एक कोण ये बनेगा, ठीक है। तो दो कोण बना, अगर इस दोनों कोणों का, मान लीजिए ये कोण है 30 डिग्री का, ठीक है, मान के चल रहे हैं, और ये कोण है 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का बना है, तो 60 और 30 कितना हो गया? 90 डिग्री का कोण बना। अगर दोनों कोणों का सम मतलब जोड़, अगर दोनों कोणों का सम यानी योग अगर 90 डिग्री का हो ना, तो उस कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। तो 30 डिग्री वाले कोण का पूरक कौन सा होगा? 60 डिग्री वाला कोण, और 60 डिग्री वाले कोण का पूरक कौन होगा? 30 डिग्री वाला कोण। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक समझ गए? पूरक में समझिए 90 डिग्री, और यहां समझिए समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री और समपूरक यानी सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में क्या होगा? सप्लीमेंट्री में होगा जब किसी, आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, जब किसी दो कोण का योग 180 डिग्री का हो, योग मतलब जोड़, सम बोलेंगे तो जोड़, ठीक है। तो जब किसी दो कोण का योग 180 डिग्री का हो, तब उस कोण को क्या कहते हैं? समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। देखिए, इस चित्र से आप लोग समझिए कि मान लीजिए कि ये कोण है और ये कोण है, ठीक है। अगर इसमें एक और कोण है तो दो कोण बना, ठीक है। इस दोनों कोणों का मान लीजिए ये 120 डिग्री का हो गया। अभी सिर्फ आपको समझा रहे हैं, ये नहीं कि आप लोग मान लीजिएगा 120 डिग्री का कोण ऐसा ही दिखेगा, नहीं। और ये मान लीजिए 60 डिग्री का है, ठीक है। तो एक इस दोनों कोणों का योग, अगर इस दोनों कोणों को जोड़ते हैं, मान लीजिए इसका नाम हम ए रख दिए, इसका बी रख दिए, इसका सी रख देते हैं, तो ए बी एंगल क्या है? 120 डिग्री। तो ए बी, कोण ए बी प्लस, और ये इस कोण का नाम क्या है? बी सी, बी सी, बी सी। तो बी सी, कोण बी सी बराबर कितना हुआ? 180 डिग्री, है ना। कोण ए बी, कोण ए बी, कोण ए बी, तो ए बी 120 डिग्री, और कोण बी सी, कोण को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, इस एंगल से ऐसे, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो कोण बीसी, कोण बीसी 60 डिग्री, तो 120 और 60 180 डिग्री। तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? जब 180 डिग्री दोनों का योग हो तब ऐसे कोण को क्या कहेंगे? समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। समझ गए? चाहे वो बराबर नहीं हो, अगर मान लीजिए यहाँ 90-90 का भी होगा, मान लीजिए कि ये 90 का हो और ये 90 का हो, तो दोनों का क्या होगा? सम 180, तब भी ये क्या होगा? सप्लीमेंट्री, ठीक है। अगर ये 30 का हो और ये
60 का हो, तब क्या होगा 60 30 90, तब यह कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 180 का होगा तो सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण। तो आप लोग पूरक में देख रहे हैं कि 3 अक्षर ही है प र क, तो छोटा हुआ तो छोटा को छोटे अंक से आप लोग याद रख सकते हैं कि छोटा पूरक है तो पूरक में 90 डिग्री, और समपूरक, समपूरक में वर्ड में देखिए, इस समपूरक अक्षर में देखिए कि पूरक से ज्यादा वर्ड है ना, अक्षर ज्यादा है, 100 भी लगा हुआ है, म भी लगा हुआ है आधा, तो समपूरक ज्यादा है तो 180 ज्यादा। ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं कि पूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री हो और समपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो इस तरह से आप लोग अपने कॉपी में डेफिनेशन लिख लीजिए, और इस तरह से आप लोग कोण की पहचान कर सकते हैं कि कब पूरक होगा और कब समपूरक होगा। जो कोण भी समझाएंगे ना, सभी कोण में दो कोण का चर्च होगा। मान लीजिए एक एंगल हम तैयार करते हैं, एक एंगल हम तैयार करते हैं, ठीक है। आसन कोण को कैसे समझिए, आसन कोण में कहता है, आसन कोण का आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जिस कोण में शीर्ष कॉमन हो, जिस कोण में शीर्ष कॉमन हो और भुजा भी कॉमन हो। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब कोई एक भुजा से दोनों काम चल रहा है। इस डेफिनेशन को इस तरह भी आप लोग समझ सकते हैं कि आपके घर में अगर दो कमरा है सटा हुआ, तो बीच का जो दीवार होता है वो कॉमन होता है। कॉमन का मतलब क्या, उभयनिष्ठ होता है, मतलब एक दीवार से दोनों रूम का काम चलता है ना। ध्यान से सोचिएगा कि अगर आपके घर में दो कमरा है सटा हुआ, तो उसमें बीच में एक दीवार होता है और उससे दोनों काम चलता है, दोनों रूम का काम चलता है। तो देखिए इसी तरह ये जो है ना, ये बिंदु से तीनों निकल रहा है, ठीक है, तो उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, बिंदु तो एक ही है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ शीर्ष हो, इसे वर्टेक्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोण का वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स यानी शीर्ष कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं यानी भुजा कहते हैं। तो इसमें कितने भुजा हैं, 3 भुजा है, 3 भुजा है, और यहाँ क्या है, कोण कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 3 भुजा है लेकिन कोण कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। एक कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां बनेगा, ठीक है। तो इस दोनों कोणों में देखिए एक क्या है, कॉमन भुजा है, भुजा क्या है, कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, ठीक है। कोई एक भुजा से दोनों का काम चल रहा है, कोई एक भुजा से दोनों का काम चल रहा है ना। इसमें भी मान लीजिए भुजा का नाम रख देते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। मान लीजिए कोण ए बी के लिए भी भुजा बी है और कोण बी सी के लिए भी भुजा क्या है, बी है, तो बी दोनों कोण में आ रहा है। समझिए यहाँ कोण जो है, ये कोण जो है, इस कोण का नाम ए बी एक कोण है, तो कोण ए बी और कोण बी सी, बी इसमें कॉमन कौन हुआ, कोण बीसी, देखिए बीसी, इस कोण का नाम बीसी हुआ। तो इसमें देखिए इस दोनों कोण में कॉमन क्या आया, बी आया, यानी ये बी जो है कॉमन है। तो ऐसे कोण एक दूसरे के आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो दो रूम आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोग अपने रूम मतलब घर में अगर दो कमरा सटा हुआ है, ठीक है, यानी इस कमरा का पड़ोसी जब दूसरा कमरा है तो उसका बीच रूम में जाके देखिएगा, दीवार जो होता है ना, एक दीवार से भी काम चलेगा, एक दीवार से भी काम चलता है, तो वो बीच का दीवार क्या हुआ, एडजेसेंट होगा, है ना। तो इसी तरह ये जो बीच का है ये एडजेसेंट है, यानी आसन्न कोण है, एक दूसरे के आसन्न है। अगर मान लीजिए इसमें एक कोण और बनेगा, अगर मान लीजिए इसमें एक कोण और बन गया, दूसरा हम फिगर बनाते हैं, अगर इस तरह का अगर हो, ठीक है, इस तरह से हो, इसमें देखिए कितने कोण बन रहे हैं, इसमें देखिए कितने कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बनाएगा, ठीक है, एक कोण ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा। सिर्फ आप अभी ये देखिए, मेजर मत कीजिए कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, सिर्फ आपको ये समझना है कि इस फिगर में कितने कोण बन रहे हैं। तो यहां देखिए एक कोण, यहां दूसरा और यहां तीसरा, यानी 3 कोण बन रहा है। तो एडजेसेंट कोण होंगे, सोचिए, गौर से सोचिए, एडजेसेंट यानी कि आसन्न कोण कौन से होंगे। तो इसका
इसका पहले नाम रख देंगे, नाम रखेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। अभी मार्कर जवाब दे रहा है। देखिए यहाँ ये जो है ए और ये भुजा का नाम बी, ये सी और ये डी। ठीक है, हम चारों भुजा का नाम रख दिए। इसमें 4 भुजा है, कोण कितने बन रहे हैं? 3 कोण बन रहे हैं। 4 भुजा से 3 कोण तैयार हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग कोण ए बी, पहला कोण ए बी, दूसरा कोण बी सी, और देखिए एक दूसरे के एडजेसेंट कैसे है। पहला कोण लिखिए ए बी, ए बी, एक कोण ए बी हुआ। ठीक है, फिर देखिए दूसरा जो कोण बना वो बी सी, दूसरा कोण बना बी सी। अब देखिए बी सी एक बन गया कोण, ये वाला बीच वाला, ये कोण बना ए बी, ये बना बी सी, और ये बनेगा सी डी। सी डी बनेगा ना। ये देखिए इस भुजा का नाम सी, तो सी और डी भुजा से बना है एक कोण, तो सी डी, कोण सी डी, कोण सी डी। तो आप इसमें ये सोचिए कि कॉमन कौन कौन सा है, यानी इन तीनों एंगल में, इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल में कॉमन का मतलब यानी दोनों में कौन कौन आ रहा है भुजा। तो हम यहां देखते हैं इस कोण में भी बी आया, ये बी, और इस कोण में भी बी आया, तो ये बी, यानी बी कॉमन है। बी भुजा जो है वो कॉमन है। और देखिए इसमें भी सी आया कॉमन एक बड़ा, और इसमें भी आया, यानी इन दोनों में कॉमन ये है सी है, और इन दोनों में कॉमन ये बी है। समझ रहे हैं? तो बी सी एडजेसेंट किसका कोण होगा? इस कोण का एडजेसेंट ये होगा, ए बी कोण का, यानी ए बी कोण का ये एडजेसेंट होगा, और बी सी कोण का यानी इस कोण का ये होगा। तो ये बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला जो है इसका एडजेसेंट यानी आसन्न दोनों कोण है, ये भी होगा और ये भी होगा। समझ रहे हैं? इसका सिर्फ यही होगा, ए बी का सिर्फ बी सी ही एडजेसेंट होगा, लेकिन ये बीच वाला जो कोण है, ये बीच वाला बी सी, यानी ये बी सी जो है इसका कौन कौन कॉमन है? कॉमन देखिए इसका ये भी है, ए बी भी है, और इसका कॉमन ई भी है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब समझ रहे हैं? उभयनिष्ठ यानी ये जो है सी, ये भी उभयनिष्ठ है। यहां देखिए उभयनिष्ठ है ना, दोनों जगह आ रहा है। ये बी जो है ये भी उभयनिष्ठ है। समझे? तो आसन कोण इसे कहते हैं, यानी आसन कोण को कैसे आप समझ सकते हैं? जब किसी दो कोण का शीर्ष कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, और भुजा जो है ना वो भी कॉमन है। और भुजा किसे कहते हैं? भुजा फिर से आप समझ लीजिए अगर नहीं समझे हैं तो। जैसे ये कोण है तो ये भुजा हुआ और ये भुजा हुआ, यानी इस भुजा का नाम अगर हम ए रखते हैं और इसका नाम हम बी रखते हैं तो ए बी इस कोण का भुजा है। इसमें एक और अगर बीच में आ गया तो ये भी एक भुजा है, एक और आ गया तो ये भी एक भुजा है, क्योंकि सभी से क्या हो रहा है? कोण बन रहा है। सभी से क्या बनेगा? कोण बनेगा। तो हमें विश्वास है कि आसन कोण को भी आप लोग समझे होंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, कोण तो और भी है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, एकांतर कोण, एकांतर कोण में भी इंटीरियर आता है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को इतना ही। अगर आप लोग इस वीडियो की हेल्प से कोण को नहीं समझे हैं, या फिर अभी जहां से हम बिंदु से स्टार्ट किए और कोण यानी आसन्न कोण तक आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं, अगर आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर से वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, हम फिर अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। और आगे का जो है जैसे जो कोण बचा हुआ है नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।